मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आज का जो सेशन है उसको आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप नोट पेन लेकर के बैठे हैं तो नोट डाउन भी करिएगा, और ऐसी जगह पर बैठ करके इस सेशन को, मैं इस सेशन की बात नहीं करूंगा बल्कि जितने भी हमारे जूम सेमिनार होते हैं तो ऐसी जगह पर बैठकर उस सेशन को अटेंड करने की कोशिश करिए कि वहां पर कोई आपको डिस्टरबेंस ना हो। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं ना कहीं घर वाले टीवी देखते होते हैं और हम लोग उस सेशन को अटेंड करते होते हैं, तो ना तो हम उस सेशन की वैल्यू ले पाते और ना फैमिली को टाइम दे पाते, राइट? तो वो डिस्टरबेंस ना हो उसका आप जरूर ध्यान रखिए, और आज के इस सेशन को आप ध्यान से सुनिए। मैं चाहता हूं कि आज के सेशन के बाद बहुत सारे लोगों का नजरिया चेंज होने वाला है। आज इस सेशन के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपको लगेगा कि अब हमें कुछ करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, राइट? सो शुरू करते हैं आज का सेशन, द विंड्स। द विंड्स टॉपिक जो है वो मैंने बहुत सोच समझ कर ये टॉपिक को चुना है और आज आपके सामने लेकर के आया हूं। अ स्पेशल ट्रेनिंग ऑन मार्केट ट्रेंड्स। क्योंकि कहते हैं ना कि जो लोग अमीर है या समृद्ध है वो लोग कोई अलग काम नहीं करते। जो लोग अमीर है या समृद्ध है वो लोग कोई अलग काम नहीं करते हैं, बल्कि वो लोग मार्केट का ट्रेंड जो है वो समझते हैं, जानते हैं, और उसके अकॉर्डिंग वो लोग अपनी डिजाइन बनाते हैं और उसके ऊपर वो लोग अमल करके आगे बढ़ते हैं। तो विंड्स विंड्स की अगर मैं बात करूं तो, अगर मैं बात करूं हमारा जो देश आजाद हुआ था या उससे पहले की या उसके बाद की भी अगर मैं बात करूं, कि काफी समय तक जितने भी व्यापारी लोग थे, व्यापारी लोग मीन्स बिजनेस पर्सन, जितने भी लोग बिजनेस पर्सन थे, जितने भी लोग व्यापारी लोग थे, वो लोग एक स्थल से दूसरे स्थल, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर जाने के लिए वहां पर वो लोग विंड्स की वेट करते थे। यानी कि जिस दिशा के अंदर हवा रहती थी उस दिशा के अंदर वो लोग जहाज के अंदर जाते थे, बोट के अंदर जाते थे। क्योंकि उस वक्त कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, उतने रोड्स नहीं थे, उतना हवाई जहाज का भी कोई इतना वो नहीं था, तो लोग दरियाई मार्फत जाते आते रहते थे। तो जहां से हवा जाती थी उस तरफ वो लोग व्यापार करने के लिए जाते थे। तो आज हम देखते हैं कि क्या है और कैसे वो लोग काम करते थे। सो मेरा इंट्रोडक्शन देता हूं। मेरा नाम है हिरेन दादावाला और मेरा जो लेवल है वो एज अ यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हूं वेस्टीज के अंदर। मेरी अगर अचीवमेंट्स की बात करूं, लेकिन अचीवमेंट्स से पहले अगर मैं वेस्टीज के अंदर जुड़ा तो जुड़ने से पहले मैं एक बिजनेस बैकग्राउंड से था, अभी भी मेरा बिजनेस है। अगर मेरे अचीवमेंट्स की बात करूं तो वेस्टीज के अंदर करीबन हम लोगों ने 4 कार्स ले चुके हैं, जिसके अंदर एक है ऑडी Q3, दूसरी है वॉल्वो S60, तीसरी है फॉक्सवैगन की एमियो और चौथी गाड़ी है ह्युंडई की सेंट्रो। हम लोगों ने 13 कंट्रीज वेस्टीज के माध्यम से घूम चुके हैं और बहुत सारी जगह पे मैं, मेरा परिवार और अश्वनी जी और मैडम, हम लोग साथ में घूमे हैं, और बहुत सारे लीडर्स। तो 13 कंट्रीज हम लोग घूम चुके हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि सालों से मेरा एक ड्रीम था, मेरा बंगलो का एक ड्रीम था, ड्रीम हाउस जो था वो भी मैंने यहाँ पर उस ड्रीम को अचीव किया है दोस्तों। करीबन 4.5 करोड़ का मैंने बंगलो भी बना दिया है।
दोस्तों, एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर लाइफ का कोई गोल नहीं है, लाइफ के अंदर अगर कोई पर्पस नहीं है ना, तो आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं कर पाओगे। सो लाइफ के अंदर आपका अपना पर्सनल गोल होना चाहिए। आपके अपने 5 गोल्स होने चाहिए, कम से कम 5 गोल्स। 3 गोल्स आपके करियर के होने चाहिए और 2 गोल्स जो है आपके, वो आपके पर्सनल होने चाहिए। यानी कि आप जिस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ना चाहते हो, वेस्टीज के अंदर अगर आप बढ़ना चाहते हो आगे, तो आपके 3 गोल्स एज अ करियर की वेस्टीज में आपके गोल होने चाहिए और 2 पर्सनल होने चाहिए। पर्सनल मीन्स कुछ भी आपका अपना पर्सनल हो सकता है। लाइक मेरी बात करूं तो मैं अपने आप को रोज 1 घंटा देता हूं एक्सरसाइज के लिए, तो वो मेरा पर्सनल गोल हो गया कि मुझे फिट रहना है, तो वो मेरा पर्सनल गोल हो गया। तो गोल होना चाहिए दोस्तों। अपकमिंग गोल्स, जो मेरी बात करूं तो मेरा जो अपकमिंग गोल्स है एज अ करियर का, सो डबल क्राउन डायरेक्टर का लेवल में 31 मार्च 2022 को लूंगा 10 लाख पर मंथ की इनकम के साथ। अब कोई भी आप गोल बनाओ तो गोल प्लस डेट, मतलब ड्रीम आपका जो भी है, ड्रीम प्लस डेट इज इक्वल टू आपका गोल होता है दोस्तों। ड्रीम देखना वो गोल नहीं है, ड्रीम देखना वो जरूरी है और हम लोग हर ड्रीमर्स होते हैं। सो ड्रीम जरूर देखिए, लेकिन उसके बगल में आप बिल्कुल डेट, टाइम वार्निंग यानी कि डेट डालिए और वो डेट के हिसाब से आपका गोल सेट होगा। और 2023 के अंदर एक फार्म हाउस होगा दोस्तों मेरा 2000 वार का। तो ये मेरे अपकमिंग गोल्स हैं। आज हम क्या देखने वाले हैं, आप कौन से कंटेंट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला हम ये देखेंगे द मार्केट एंड रेवोल्यूशन, यानी कि अलग अलग समय पर मार्केट और इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई, उसके ऊपर आज हम देखेंगे। दूसरा हम देखेंगे आज के समय में इंडस्ट्री किस दिशा में चल रही है, करंट सिनारियो भी हम आज देखेंगे। और थर्ड हम लोग देखेंगे व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स, आने वाले समय में किसका बोलबाला रहेगा। इस मीटिंग में काफी सारे लोगों ने अपने नए लोगों को भी बुलाया होगा। अगर नहीं बुलाया है तो अभी भी बुला सकते हो, क्योंकि इसके अंदर नए लोग भी इस मीटिंग को देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूं कि लोग कहेंगे कि मुझे आप अपने बिजनेस में शामिल कर लो। राइट? तो हम देखते हैं कि मार्केट और रेवोल्यूशन की बात करें तो अलग अलग समय पर मार्केट और इंडस्ट्री किस तरह से डेवलप हुई उसके ऊपर हम बात करते हैं आज। राइट? तो सबसे पहले हम दशक वाइज बात करेंगे कि 1960 से लेके 70 की अगर मैं बात करूं तो मैं गॉड को और मेरे फादर मदर को थैंक्स कहूंगा कि मुझे इस धरती के ऊपर आने का मौका मिला था, लेकिन मैं उतना मैच्योर्ड नहीं था। 1967 में मेरा बॉर्न है और उस वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। लेकिन सुना तब मैंने जब 1970 से 80 में मैं आया, तब मैंने ये सुना था कि 1960 से 70 के अंदर लोग ये बोलते थे कि बेटा गवर्नमेंट जॉब कर ले। हर फादर अपने बच्चे को गवर्नमेंट की जॉब दिलाना चाहते थे, गवर्नमेंट की नौकरी दिलाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वहां पर सेफ होते थे। और ये चीज मुझे 1980 में पता लगी। मेरे पिताजी हमेशा मुझे कहते थे कि बेटा पढ़ लिख कर तुझे गवर्नमेंट जॉब करनी है। उसके बाद प्लास्टिक इंडस्ट्री का उदय हुआ 1960 से 70 की अगर मैं बात करूं तो प्लास्टिक इंडस्ट्री का उदय हुआ उस दशक के अंदर। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1970 से 80 की, मेरी आवाज आ रही है सर? जी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट। ओके। 1970 से अगर 80 के दशक की बात करें तो कोल माइनिंग यानी कि कोयले का
समय था उस वक्त, अगर आपको ध्यान हो आप में से किसी को, तो उस वक्त जो रेलवे के इंजन जो चलते थे वो कोयले से चलते थे। मुझे आज भी याद है कि मैं जब बड़ौदा रेवन इंडस्ट्री के अंदर जॉब करता था, बड़ौदा रेवन कॉरपोरेशन के अंदर मैं काम करता था, तब वहां पर जो जनरेटर था वो जनरेटर कोयले से चलता था। और उस कंपनी के अंदर स्पेशल एक रेलवे ट्रैक दिया गया था, और उस रेलवे ट्रैक से वो गुड्स ट्रेन जो आती थी उसके अंदर कोयले आते थे, और वहां से वो लोग वो जनरेटर प्लांट के अंदर लेकर के आते थे, और वो कोयले से पूरा जनरेटर प्लांट चलता था, और उससे पूरा प्लांट उनका चलता था बड़ौदा रेवन का। तो उस वक्त कोल माइनिंग का समय था, दूसरा आयरन और स्टील का समय आया, उस वक्त का उदय हुआ, और स्टील इंडस्ट्री का समय आया। उसके बाद की अगर हम बात करें, उसके बाद के दशक की 1980 से 90 की अगर हम बात करते हैं, तो सर्विस इंडस्ट्री का समय आया। यानी कि लोगों की जो थॉट प्रोसेस थी वो ये थी कि पढ़ लिख कर हमें कोई प्राइवेट जॉब मिल जाए। तब प्राइवेट कंपनीज आना शुरू हो चुका था, और प्राइवेट जॉब्स के अंदर लोग जाना ज्यादा चाहते थे क्योंकि वहां पर सैलरी ज्यादा होती थी। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, उस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के अंदर मैं बात करूं तो बहुत बड़ी, बहुत सारी नई नई कंपनी आती थी, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते थे, और वहां पर वो लोग शेयर इश्यूज करते थे, और वहां पर शेयर मार्केट का भी समय शुरू हुआ, क्योंकि बहुत सारी कंपनी को फंड्स चाहिए था, और फंड्स वो लोग लिस्टिंग करके वो लोग अलॉट करते थे फॉर्म्स वगैरह, और वहां पर लोग फॉर्म भर के अपने शेयर के अंदर वो लोग रजिस्टर करते थे, और वहां से कंपनी शेयर अलॉट करती थी। मुझे आज भी याद है 1980 के 90 के बीच में मैं थोड़ा मतलब मैच्योर्ड हो चुका था उस वक्त, तो मुझे आज भी याद है कि हम लोग बहुत सारे इक्विटी के अंदर, बहुत सारे इश्यूज के अंदर हम लोग भरते थे फॉर्म, और चेक्स बना करके वो कंपनी को भेजते थे, और वहां से करीबन हम लोग 20 नाम के अंदर 20 फॉर्म्स भरते थे, तो 3 या 5 शेयर हमारे लगते थे, बाकी के रिफंड वापिस आते थे। और उस वक्त जब कंपनी लिस्टिंग होती थी या कंपनी जब स्टार्ट हो जाती थी, तो 10 रुपए के शेयर की वैल्यू 30 रुपया, 40 रुपया, 50 रुपया, 60 रुपया, 80 रुपये तक जाती थी। यानी कि उस वक्त लोगों ने शेयर मार्केट के अंदर भी पैसा बनाया, कमाना शुरू किया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं 1990 से 2000, अब यहां से आप लोगों में से काफी सारे लोग मुझे रिलेट करना शुरू करोगे। 80 से 90 तक हो सकता है बहुत सारे लोगों का जन्म भी नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस पूरे ट्रेंड के साथ जिए होंगे। अब हम बात करते हैं 1990 से 2000 के बीच की। उस वक्त उदय हुआ कंप्यूटर का। कंप्यूटर उस वक्त अगर मैं बात करूं तो मेरा 1992 के अंदर मैं टेक्सटाइल के बिजनेस में आया, और तब हम लोग जो अकाउंट लिखते थे उस वक्त हम लोग अकाउंटेंट रखते थे, जिसको हम उस वक्त मेहता जी बोलते थे। और मेहता जी क्या करता था, एक लाल कलर का बड़ा चौपड़ा आता था, बुक आता था, उसके अंदर मैनुअल वो सारा अकाउंट लिखते थे, और पूरा मैनुअल होता था। और जब 1992 के अंदर जब कंप्यूटर तो पहले आ गया था 1990 से लेकर के, लेकिन 92 के अंदर जब कंप्यूटर लेना था तो हमें बहुत डर लगता था। बड़ा वाला डब्बा आता था, मॉनिटर जो बोलते हैं ना, वो बड़ा वाला आता था, अश्विनी को पता होगा, राइट। और उस वक्त लोग अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं थे, उसमें से मैं भी एक था। लेकिन कहते हैं ना कि विंड्स, समय के साथ, यानी कि जिस दिशा में हवा जा रही है, अगर आप उस दिशा के अंदर काम नहीं करोगे या आगे नहीं बढ़ोगे तो फिर आपका ग्रोथ नहीं होगा। तो उस वक्त मैं भी कंप्यूटर को एक्सेप्ट नहीं करता था, लेकिन जैसे जैसे एक्सेप्ट करना शुरू किया तब पता लगा कि ये तो बहुत इजी है, काम स्मूथ होता जा रहा है। और उसी दशक में एविएशन यानी कि एयरलाइंस ट्रैवल लोगों ने करना शुरू किया। उससे पहले हवाई जहाज में सफर करना यानी कि लोगों के लिए तो एक सपना ही था। मतलब लोगों को ऐसा लगता था कि बहुत अमीर लोग होते हैं ना, वो लोग हवाई जहाज में घूमते हैं। लेकिन उस वक्त एयरलाइंस का भी उदय हुआ, यानी कि डोमेस्टिक एयरलाइंस वगैरह शुरू हुए इंडिया के अंदर। और
हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, यानी कि होटल्स। होटल्स भी शुरू हुई। उससे पहले अगर की मैं बात करूं, होटल्स की मतलब धर्मशाला होती थी, इतने अच्छे अच्छे होटल्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद एक से एक बढ़कर होटल्स को आना शुरू हुआ। ग्रेजुअली आज समझ लो अब तो 5 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार बहुत सारी होटल हो गई है। तो ये समय आया 1990 से 2000 के बीच का। 2000 से 2010, अब यहां पर बहुत सारे लोग रिलेट करेंगे, और आईटी इंडस्ट्री का समय आया। आईटी टेक्नोलॉजी आई और उसके अंदर बैंक्स भी बहुत आई दोस्तों। उस वक्त पहले बैंकें भी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारी बैंकें ही थी। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग जो बैंकें थी वही थी। लेकिन जब 2000 से 2010 के दशक के अंदर बहुत सारी कोऑपरेटिव बैंक्स आई, जैसे विकास कोऑपरेटिव बैंक, सूरत पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक, नेशनल कोऑपरेटिव बैंक, सूरत अपने सूरत डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, बहुत सारी बैंक्स जो है उनका उदय हुआ उस वक्त। और यहां पर अश्विनी जी बहुत अच्छे से मुझे रिलेट करेंगे, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं 2000 से 2010 के बीच में ही अश्विनी जी का व्यापार शुरू हुआ होगा सॉफ्टवेयर वगैरह का। स्टडी भले ही उन्होंने पहले की होगी, लेकिन उनकी जो शुरुआत हुई होगी 2000 से लेके 2010 के अंदर, लोगों ने सॉफ्टवेयर खरीदना शुरू किया, अकाउंट वगैरह सॉफ्टवेयर के ऊपर अब लोग भरोसा करना शुरू कर दिए, हर तरह के सॉफ्टवेयर आने शुरू हो गए। राइट। अगर आज की बात करूं तो आज पहले डायमंड जो था वो डायमंड मैन्युअली लोग उसको पॉलिश करते थे। आज पूरा डायमंड भी पूरा एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गया, और उसका भी एक सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर से सेट होता है, चिप सेट होती है और वो लग जाती है, और उसके अंदर वो पूरा डायमंड पॉलिश होकर के आता है। अगर आज हमारे कपड़े के ऊपर जो एम्ब्रॉयडरी होती है, पहले लोग हाथ से बुनते थे, आज वो एक चिप के अंदर पूरा डिजाइन हो जाता है, उसके अंदर डाल देते हैं तो पूरा का पूरा वो कपड़ा एम्ब्रॉयडरी हो जाता है, और वो सारा चलता है वो सॉफ्टवेयर के ऊपर। इस दशक के अंदर रियल एस्टेट का भी टाइम आया। पहले लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, अलग रहना पसंद नहीं करते थे। एक घर के अंदर 12-12, 15-15 लोग रहते थे, 5-5 भाई, उसकी फैमिली। लेकिन जैसे जैसे फैमिलीज बड़ी होती गई, लोगों को घर की रिक्वायरमेंट हुई, तो रियल एस्टेट डेवलप हुआ उस वक्त, और बहुत अच्छा उस वक्त उन लोगों ने भी पैसा कमाया। और ऑटोमोबाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल अगर मैं बात करूं तो कार की, अगर 2000 से पहले बात करूं तो एम्बेसडर है, फियाट है, मारुति है, वही एक लिमिटेड कार्स यहां पर रोड के ऊपर आपको देखने को मिलती थी। लेकिन 2000 से 2010 के बीच में आपको ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ये सारी कार्स आपको दिखनी शुरू हो गई इंडिया के अंदर। राइट। सो ये 2000 से 2010 का ये ट्रेंड चला, ये विंड्स चला। और अगर हम बात करते हैं 2010 से 2020 की, अब आप में से बहुत सारे लोग यहां पर मुझे रिलेट करोगे कि 2010 से 2020 के अंदर कौन सा समय आया, तो ई कॉमर्स का समय आया, जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग। अमेजॉन, ईबे, राइट। ये सब लोग, ई कॉमर्स का जो समय आया, ई कॉमर्स के अंदर डायरेक्ट सेलिंग होता था। वो लोग मैन्युफैक्चर से बाय करते हैं और हमको डायरेक्ट देते हैं, और बीच का जो 60% पैसा है वो ये लोग कमा लेते हैं। हमें भी कुछ सस्ता मिल जाता है, लेकिन ज्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं, अमेजोन वाले, ईबे वाले, राइट, फ्लिपकार्ट वाले। उसके साथ साथ वेलनेस इंडस्ट्री का समय आया। वेलनेस इंडस्ट्रीज में मीन्स की हेल्थ के अकॉर्डिंग, अगर आप टीवी के अंदर 2010 के बाद की एड देखिए और उससे पहले की एड देखिए, तो उसके अंदर आपको बहुत सारा बदलाव दिखेगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनियां, बहुत सारी कंपनियां पॉल एंड पिल्स, पॉल्स एंड पिल्स के साथ, शायद वही नाम है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पॉल्स एंड पिल्स ही नाम है उसका। उसके विजन के साथ, उसका जो नजरिया था, उसकी जो सोच थी, उसका जो प्रिडिक्शन था, उसके साथ लोगों ने आना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बताया था कि 3 दशक वेलनेस इंडस्ट्री आगे चलने वाली है। तो लोगों ने एड के अंदर भी क्या किया कि हर प्रोडक्ट के अंदर उन लोगों ने हेल्थ को ज्वाइन कर लिया। तो वेलनेस इंडस्ट्री आई, और उसके साथ साथ नेटवर्क एरा भी आया।
अब नेटवर्क इंडिया के अंदर 1997 से आ गया था, लेकिन 1997 से लेकर के 2008 या 10 तक बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नेगेटिव थे। कैवल और कैवल वेस्टीज ने एक ऐसा मार्केटिंग प्लान, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने ऐसा मार्केटिंग प्लान डिजाइन करके रखा जो हर डिस्ट्रीब्यूटर के हित में रहा, और उससे लोग पॉजिटिव होना शुरू हुए, और अब वो एरा चल रहा है। सोशल मीडिया, आप लोग अभी देख रहे हो कि ज्यादातर काम सोशल मीडिया के ऊपर ही होता है, प्रिंट होता है, डिजिटल होता है, वो सारी चीज आज आप देखिए कि सोशल मीडिया का बोलबाला है। तो दोस्तों आज हमने देखा 1960 से लेके 2020 तक का जो ट्रेंड है, विंड्स है, वो हमने देखी। और हर व्यक्ति अपने साथ, समय के साथ साथ जो बदलता आया, जो अपने आप को बदलता आया, दुनिया को हम नहीं बदल सकते हैं, ना हम दूसरे को बदल सकते हैं। बदल सकते हैं तो हम खुद को बदल सकते हैं, और जो व्यक्ति अपने आप को बदलते आया वो इस पूरे दशक के अंदर आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया। अब हम देखते हैं कि करंट सिनारियो क्या है, आज के समय में इंडस्ट्री किस दिशा में चल रही है। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि मल्टीपल एस्पेक्ट्स है जो जॉब मार्केटिंग और बिजनेस को नेशनल और ग्लोबल स्तर पर असर करते हैं। सबसे पहला, क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। अगर आज देखिए कि इंडिया के अंदर पॉपुलेशन आज बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और बिजनेस के अंदर अगर हम देखने जाए तो कंपटीशन भी बहुत बढ़ रही है आज। अगर मैं कोई भी बिजनेसमैन से पूछूं कि आज से 10 साल पहले अगर आपका प्रॉफिट ज्यादा था या अभी, हर बिजनेसमैन कहेगा कि 10 साल पहले प्रॉफिट ज्यादा था। आज अगर हमें पैसा ज्यादा कमाना है, हमें टर्नओवर ज्यादा करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ चुकी है दोस्तों। मास में पास आउट होते ही डिग्री होल्डर्स, आज बहुत सारे लोग मास में पास आउट होते हैं। और अभी अभी आप कोविड के टाइम में तो आप लोगों ने देखा कि अभी बहुत सारे जोक भी बन करके आते हैं व्हाट्सएप के अंदर, राइट? सो अभी 12th का ही आप लोगों ने देखा होगा कि बोर्ड की एग्जाम नहीं लेने की और सबको पास आउट कर दिया। तो मास में पास आउट होते ही डिग्री होल्डर्स आज बहुत सारे हैं, और मेजर यानी कि ज्यादातर लोग आज अगर इंडिया की बात करें तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अनएक्सपीरियंस चीप लेबर, आज हमारे पास इनएक्सपीरियंस चीप लेबर भी है। आज हमारे पास वो लेबर नहीं है जिसके पास एक्सपीरियंस है, क्योंकि बहुत सारे लोग मास में पास आउट होते हैं, डिग्री मिल जाती है। लोग आज अगर मैं बात करूं तो समझ लो कि अगर एक प्यून की भी अगर आपने ऐड डाल दी अखबार के अंदर, तो आप देखना कि कितने पढ़े लिखे लोग भी प्यून का काम करने के लिए आ जाता है। मुझे आज भी याद है, मुझे जब अकाउंटेंट की जॉब की जरूरत थी, एक अकाउंटेंट की जरूरत थी, और मुझे क्लरिकल वर्क के लिए चीता था, तो उसके अंदर केवल और केवल 12th पास भी चल जाता। लेकिन जब मैंने ऐड दी और मेरे यहाँ पर जो इंटरव्यू के लिए लड़के आए, तो ऐसे ऐसे लड़के आए, किसी ने ग्रेजुएट अपना कंप्लीट कर दिया था, कोई एमबीए हो चुका था, राइट? तो जॉब्स भी नहीं है लोगों के पास, आज ऐसी हालत है। तो लोग क्या करते हैं, जो जॉब मिल जाती है वो जॉब कर लेते हैं, चाहे कितना भी क्यों ना पढ़ा हो, जो भी जॉब मिलती है वो लोग करने के लिए रेडी है। तो एक्सपीरियंस लोगों के पास नहीं होता है। लेकिन हमारे पास यहां पर ये भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट पॉलिसी। दूसरा हमें क्या प्रॉब्लम करता है आज बिजनेस या हमें कुछ भी करने के लिए, गवर्नमेंट पॉलिसी, फाइनेंस की उपलब्धि। अगर आज आपको बड़ा बिजनेस करना है तो आपके पास बड़ा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, फॉर फंडिंग। पैसा जाता ही रहता है दोस्तों। आज करोड़ों रुपया लगा के मैंने टेक्सटाइल बिजनेस को शुरू किया, उसके बावजूद भी अगर मेरे को मेरे बिजनेस के अंदर से पैसा निकालना होता है तो 10 बार सोचना पड़ता है। लेकिन मेरा प्रॉफिट जो साल का आता था वो कैसे अंदर घुस जाता था पता ही नहीं चलता था, और कई बार तो और एक्स्ट्रा फंड की डिमांड करता था मेरा बिजनेस। तो हमें फंड और डालना पड़ता है। ईज ऑफ
डूइंग बिजनेस, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज सपोर्ट नहीं करती है। कई बिजनेसेस हम करना चाहते हैं लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो होती है वो चेंज होती रहती है और वो हमें सपोर्ट नहीं करती है दोस्तों। तीसरा, नेचुरल फैक्टर्स। नेचुरल फैक्टर्स जो हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। ग्लोबल पेंडेमिक कोविड-19 की अगर बात करें तो वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आ गया, वो नेचुरल है। अनस्टेबल वेदर, अभी अभी आपने देखा होगा कि साइक्लोन आ गया। साइक्लोन के अंदर कितने फार्मर्स, आज हमारा 60% खेती प्रधान देश है, आज कितने फार्मर्स बेचारे पायमाल हो गए। अनस्टेबल वेदर, वो भी हमारे हाथ में नहीं है दोस्तों। जियोग्राफिकल कंडीशन, भौतिक कंडीशन, यानी कि अगर आप मान लो कि आपकी फैक्ट्री एक ऐसी जगह पे है जो वहां पर पहाड़ी एरिया के अंदर है और अगर आपको कुछ मटेरियल मंगवाना है या मटेरियल भेजना है तो आपके लिए ट्रांसपोर्टेशन बहुत बड़ा इश्यू बन जाता है। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन होती है। मान लो अगर आपके पास बहुत सारी जमीन है लेकिन वहां पर बारिश ही नहीं होती है, पूरा बंजर है या खारपाट जमीन है, तो आप करोड़ों रुपए की जमीन के मालिक है लेकिन उस जमीन की वैल्यू शून्य हो जाती है। तो ये जियोग्राफिकल कंडीशन भी आपके बिजनेस के ऊपर असर करती है, राइट। अनस्टेबल मार्केट कभी भी जॉब या बिजनेस में सिक्योरिटी की गारंटी नहीं दे सकता है। आज पेंडेमिक सिचुएशंस के अंदर 30 करोड़ से अधिक लोग अपनी जॉब गंवा चुके हैं 2020 की बात करूं तो। लिक्विडिटी इश्यू और जीरो हो गई। प्रॉफिटेबिलिटी के चलते हुए पुराने बिजनेस आज बंद होने पर मजबूर है। अगर मैं मेरे बिजनेस की बात करूं तो आज मेरे करोड़ों रुपए का बिजनेस में पिछले, अगर ये समझ के चलो 22 और दूसरा और 8 साल जोड़ दो, 30 साल से वो मेरा बिजनेस है, लेकिन इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर उस बिजनेस के अंदर हमने लॉस किया और जैसे तैसे उस बिजनेस के अंदर हम लोग ब्रेक इवन पे आए और वापस यहां पर लॉकडाउन आ गया और वापस हम लोग माइनस हो गए। ब्रेक इवन से आकर के वापस माइनस हो गए, मतलब पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने कुछ नहीं कमाया, 1.25 साल से, बल्कि गवाया ज्यादा, राइट। सो आज लोगों की लिक्विडिटी जो है वो जीरो हो चुकी है। बहुत सारी होटल्स आज बंद हो चुकी है। सो प्रॉफिटेबिलिटी आज नहीं है और लोग मजबूर हो चुके हैं बिजनेस को बंद करने के लिए। तो ये आज का सिनारियो हमने देखा। हमने पहले देखा पास्ट में क्या होता था, हमने देखा कि आज का सिनारियो क्या है, लेकिन अब अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें व्हाट डज द फ्यूचर होल्ड्स, आने वाले समय में किसका बोलबाला रहेगा वो भी हमें समझना होगा। और अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को नहीं पहचान पाए तो हो सकता है आने वाले 10 साल के बाद और 20 साल पीछे चले जाओगे। मैं और एक बार बताता हूं कि अगर आज आपने इस ट्रेंड, यानी कि आज अगर आपने इस विंड्स को नहीं पहचाना, नहीं परखा, तो आने वाले 10 साल के बाद आप 20 साल पीछे और हो जाओगे, राइट। कुछ समय जो कोविड-19 ने सिखाया, सिंगल सोर्स ऑफ इनकम अब बिना कॉम्प्रोमाइज जिंदगी चलाने के लिए भी काफी नहीं है। अब तक तो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी लिए, लेकिन अब अगर सिंगल सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर हम डटे रहे या लगे रहे या एक जॉब की इनकम या एक बिजनेस की इनकम के ऊपर लगे रहे तो समझ लो कि जिंदगी चलाने के लिए भी काफी नहीं है। महोत्सव तो छोड़ दो, दूर की बात है। लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, यह फिर एक बार प्रूव हो चुका है। आज हमारा कोई गारंटी नहीं है। असल के लोग बोलते थे कि तू तो 90 साल जिएगा, तू तो 100 साल जिएगा, होता था, लोग जीते भी थे। लेकिन आज कोविड-19 ने हमें यह सिखा दिया है कि आज हम जिंदा है, कल हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता नहीं है। ये प्रूव हो चुका है। आप अपने सराउंडिंग एरिया में देख लीजिए, आपके नियर एंड डियर घूमते फिरते थे और अचानक कोविड हो गया और आज नहीं है, राइट। इमरजेंसी फंडिंग और सिक्योरिटी के लिए आज से ही दूसरा सोर्स ऑफ इनकम बनाना जरूरी है। इमरजेंसी फंडिंग,
अचानक अगर आपको कोई हॉस्पिटलाइज करना पड़े, हॉस्पिटल के अंदर किसी को ले जाना पड़े, या फिर मेडिकल इमरजेंसी या कुछ भी इमरजेंसी आ सकती है, तो आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। या फिर सिक्योरिटी के अगर आप लाइफ के अंदर चाहते हैं तो आपको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा। हर किसी को यह समझ में आया है कि केवल बिजनेस करने से ही आगे बढ़ा जा सकता है, जॉब से आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। जॉब से केवल पेट भरा जा सकता है, और वो भी आने वाले समय में मुश्किल है। और बहुत सारे जॉब पीपल मेरे से इस बात से सहमत होंगे। कई लोगों को बिजनेस में भारी नुकसान उठाना पड़ा, इसके चलते आज हर कोई ऐसा बिजनेस चाहता है जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। बहुत सारे लोगों ने भारी नुकसान उठाया है, तो आज हर कोई चाहता है कि इन्वेस्टमेंट के बगैर का बिजनेस हो। ऑफिस की या स्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत, या किसी प्रकार का रॉ मटेरियल या स्टॉक की अथवा नए सिरे से मार्केट बनाने की जरूरत भी ना हो, और न ही जरूरत पड़े किसी प्रकार के भूतपूर्व बिजनेस अनुभव या किसी स्पेसिफिक एकेडमिक क्वालिफिकेशन की। राइट? आज और फ्यूचर में लोगों को जरूरत है ऐसे बिजनेस की जो लॉकडाउन जैसी परिस्थिति में भी चलता रहे, एक समय के बाद इंसान की अनुपस्थिति में भी चलता रहे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं दोस्तों, इंसान की अनुपस्थिति में भी चलता रहे, और पारिवारिक को सही मायनों में सिक्योरिटी के दे सके। मैं तो इस बिजनेस में सिक्योरिटी के लिए आया था दोस्तों। मेरा करोड़ों का बिजनेस था, मैं पैसा कमा रहा था, लेकिन कहीं पर मुझे सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी। मैं केवल और केवल इस बिजनेस के अंदर सिक्योरिटी के लिए आया था। और इस पैंडेमिक सिचुएशन के अंदर अगर मैं बात बताऊं ना आपको, तो 3 महीना जब सारे के सारे हम लोग लॉकडाउन में फंसे थे ना, पहला लॉकडाउन आया तब मेरे बाकी सारे बिजनेस के अंदर लॉस था, लेकिन वेस्टीज के अंदर 11.5 लाख रुपया हम लोगों ने लिए 3 महीने के अंदर। तो सही मायने में सिक्योरिटी है दोस्तों। राइट? कुछ सबक जो कोविड-19 ने सिखाया, जे पॉल गेट्टी सर के तीनों नियमों को कोविड ने सही प्रूव करके दिया है। जे पॉल गेट्टी की बात करूं तो अमीर बनने के लिए आपको बिजनेस करना होगा, जीवन जरूरी चीजों का ही बिजनेस करना होगा। अगर आपको बिजनेस करना है तो एसेंशियल प्रोडक्ट का ही बिजनेस करना होगा, क्योंकि आप सभी ने लॉकडाउन के अंदर देख लिया था कि जो एसेंशियल शॉप जितनी थी वो शॉप सारी की सारी खुली थी। 2 घंटे के लिए भी उन लोगों को खोल करके खुली रखने की अनुमति दी गई थी। अभी भी जो लॉकडाउन हुआ उसके अंदर भी आपने देखा होगा कि एसेंशियल प्रोडक्ट्स जिसके थे उन सब लोगों को अनुमति दी गई थी। तो दोस्तों ये चीज को हमें समझना है कि जीवन जरूरी चीजों का ही बिजनेस करना होगा। अगर आज मैं बात करूं स्टार बाजार की, टाटा का है, उनका काम क्या है? स्टील बेचना, कार्स बना के बेचना। क्यों आज स्टार बाजार करके वो लेकर के आ गए वो कमोडिटी के अंदर, एसेंशियल प्रोडक्ट के अंदर। रिलायंस फ्रेश, चिप बनाना उनका काम है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनाना उनका काम है, उसके बावजूद भी आज क्यों आ गया वो? तो आज बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जब एसेंशियल प्रोडक्ट के अंदर आ रही है, तो फिर हम लोग कौन होते हैं इसके ऊपर सोचने के लिए, या अपने आप को ज्यादा होशियार समझते हुए? आपके बिजनेस का 5% काम। तीसरा मुद्दा मुझे बहुत पसंद आया दोस्तों। अगर आपको लगता है कि आप जहां पर भी जॉब कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, तो ये तीसरा मुद्दा बहुत बढ़िया है जो मुझे बहुत पसंद है, कि आपके बिजनेस का 5% काम आपके द्वारा और बाकी 95% काम आपकी टीम के द्वारा हो, ऐसा ही बिजनेस करना होगा। आप जॉब करते हैं, 8 घंटे की जॉब करते हैं, आपको अकेले काम करना पड़ता है। मैं अगर मेरे बिजनेस की बात करूं, टेक्सटाइल के अंदर मैं जो बिजनेस करता था, मेरे बिजनेस के अंदर मुझे अकेले काम करना पड़ता था। राइट? तो मेरी जो एक कैपेसिटी थी सोचने की, समझने की, या फिर फाइनेंशियली मेरी जो कैपेसिटी थी, मैं उतना ही बिजनेस कर सकता था, या फिर मेरे को मार्केट के कंपटीशन के अंदर जो मैं टिक पाता था उतना ही मैं कर पाता था, क्योंकि 100% मेरा देता था ना मैं।
सो आपके बिजनेस का 5% काम आपके द्वारा होना चाहिए, बाकी 95% काम आपकी टीम के मार्फत से होना चाहिए। आज रिलायंस अगर मैं बात करूं, मुकेश भाई अंबानी की 100 से ज्यादा फैक्ट्रीज होगी उनकी, हर फैक्ट्री में वो नहीं जाता है, उसके बावजूद भी उनकी फैक्ट्री चलती है, राइट। तो उन्होंने क्या किया है कि टीम को बना दिया है, और टीम बना दी है तो टीम के मार्फत चलती है। तो इस चीज को समझ लीजिएगा। कैच द ट्रेंड विंड्स इन योर सेल्स। अब मैं आपको बताता हूं ये मेरे टॉपिक का कि विंड्स की अगर मैं बात करूं, हवा, विंड्स मीन्स हवा। असल के समय के अंदर एक बंदर से दूसरे बंदर पे, या फिर एक शहर से या दूसरे शहर पे, या फिर एक कंट्रीज से दूसरे कंट्रीज के अंदर वो सेल्स यानी कि जो शर्ट आता था, वो जो बोट के ऊपर, नाव के ऊपर जो लगा रहता था, और वहां पर वो हवा को कैच करता था और बोट को आगे लेकर के जाता था। यानी कि लोग व्यापार करने के लिए उस तरफ की विंड्स का वेट करते थे कि कब हवा आए और मैं यहां से वहां जाकर के अपना व्यापार करूं। और जैसे वो विंड्स चलती थी वैसे वो बोट चलती थी, बोट के अंदर वो अपना पूरा सामान लेकर के जाते थे, और फिर वहां पर वो लोग व्यापार करके वापस, जैसे इस दिशा की विंड्स होती थी तो वापस वो अपने गांव आ जाते थे, और वहां के लोग यहाँ व्यापार करने के लिए आते थे। तो कैच करना है हमें, अब समझना है कि आज अभी आने वाले समय में कौन सी विंड्स चलने वाली है। अगर हम हमारी शर्ट के अंदर उसको कैच करके अगर चलेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। सो एक्सप्लोर योर ड्रीम। आज लोग ड्रीम देखने से भी डरते हैं दोस्तों। आज मेरी मेरे कुछ की पर्सन्स जो लीडर्स थे उनके साथ एक मीटिंग थी, वहां पर मैंने उनको 5 ड्रीम लिखवाए कि आप अपने 3 ड्रीम लिखो अपने करियर के, और बाकी 2 ड्रीम लिखो अपने पर्सनल। मैं आपको बताऊं, 5 ड्रीम केवल मैंने लिखवाने की बात की, वो लोग डरते थे, 5 ड्रीम भी नहीं लिख पाते थे। गलती नहीं है उसमें बेचारों की, उसमें क्या है कि आज तक हम लोग ऐसी जिंदगी नहीं जिए, किसी ने हमें बताया ही नहीं है कि ये आपके आज स्कूलों के अंदर नहीं सिखाया जाता है दोस्तों। ड्रीम देखने से लोग डरते हैं तो पूरे कैसे करेंगे। आज मुझे बताइए कि अगर मैं बात करूं कि एक जहाज है, पानी बोट है बड़ी, हवाई सॉरी अपने जहाज है जो, वो आज बंदर के ऊपर सेफ है या फिर बीच समंदर के अंदर सेफ है। अगर मैं आप लोगों को पूछूं, सवाल करूं कि एक हवाई जहाज की भी अगर मैं बात करूं तो क्या वो एयरपोर्ट के ऊपर सेफ है या वो आकाश के अंदर सेफ है, मैं आपको गारंटी देता हूं आप में से बहुत सारे लोगों के जवाब आएंगे कि एक जो पानी वाला जहाज है वो बंदर के ऊपर सेफ है, और हवाई जहाज है वो एयरपोर्ट के ऊपर सेफ है। सेफ वहां पर है, लेकिन मुझे बताइए कि क्या आज एक जहाज जो है वो बंदर पे टंग के बंधने के लिए बना है, या फिर एक हवाई जहाज है, प्लेन है, वो एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा रहने के लिए बना है? नो। वो उड़ान ऊंची भरता है और वो बोट वाला बीच समंदर जाता है, वो उसके लिए बने हैं दोस्तों। तो क्या आप अपने ड्रीम को लेकर के या अपने ड्रीम को देखने से डर डर करके ऐसे ही बैठे रहोगे, ऐसे ही सीमी हुई जिंदगी जीना चाहते हो, या डिस्कवर करोगे कि नहीं, मुझे अब आने वाले समय के अंदर ये विंड्स चलने वाली है, मुझे मेरी शर्ट के अंदर उसको कैच करना है और मुझे उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना है। तो आज अपने 5 ड्रीम लिखो, 3 अपने करियर के, 2 अपने पर्सनल। और एक चीज मैं आपको बता देता हूं जो इसके अंदर नहीं है, वो 5 ड्रीम को फुलफिल करने के लिए आपका कल से टू डू लिस्ट होना चाहिए। टू डू लिस्ट आपका उस 5 ड्रीम के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए। अगर आप ड्रीम देखते हो कि मेरी मर्सिडीज बेंज आनी चाहिए, मेरा एक घर होना चाहिए, मेरे एक बंगलो होना चाहिए, लेकिन कल अगर आपको एक्शन के अंदर टू डू लिस्ट में आता है तो कल तो मेरे मामे के लड़के की शादी है, और परसों तो मेरे वो दोस्त की बर्थडे है, और उसके बाद तो ऐसा है कि हमें तो घूमने जाना है सिलवासा। अब समझ लो कि ये आपके ड्रीम से विपरीत है, क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपका टू डू लिस्ट के अंदर एक्शन प्लान नहीं है।
आपके टू डू लिस्ट के अंदर वो एक्शन प्लान आना चाहिए कि कल मैं क्या करने वाला हूं, कल मेरी किसके साथ मीटिंग है, क्या मेरी लिस्ट रेडी है, क्या मैंने लोगों को इनवाइट किया है, क्या लोगों के साथ मैं बिजनेस मार्केटिंग प्लान शेयर कर रहा हूं, क्या मैं लोगों की क्लोजिंग ले रहा हूं, क्या मैं लोगों को ट्रेनिंग दे रहा हूं, क्या मैं उन लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट के लिए मैं रेडी हूं। वो आपका ड्रीम के अकॉर्डिंग आपका टू डू लिस्ट एक्शन प्लान है। क्योंकि रिजल्ट दिमाग में नहीं है दोस्तों, सोच दिमाग में है बड़ी, ड्रीम दिमाग में है, लेकिन रिजल्ट एक्शन में है। सो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कल से वो 5 ड्रीम बना करके उसी के अकॉर्डिंग आप अपने एक्शन प्लान बना लीजिए और आप आगे बढ़िए। अब हम चलते हैं अंतिम चरण की ओर। टाइम का सिलेक्शन आपका। अब बिजनेस मॉडल फॉर एवरीवन। अब कौन सा बिजनेस मॉडल सबके लिए सही रहेगा और चलेगा वो हम देख लेते हैं। सबसे पहला, टाइम का सिलेक्शन आपका होना चाहिए। आज जॉब के अंदर नहीं है, बिजनेस के अंदर भी नहीं है। बिजनेस में मुझे सुबह 9 बजे जाना पड़ता है, मुझे जाना ही पड़ता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक जाना पड़ता है, जाना ही पड़ता है, रात को 8 बजे वापस आना है, आना ही पड़ता है। तो उसमें मेरा टाइम का सिलेक्शन नहीं चलता है, मार्केट के अकॉर्डिंग ही मुझे चलना पड़ता है। लेकिन अब जो बिजनेस मॉडल रहेगा वो टाइम का सिलेक्शन आपका रहेगा। दूसरा, कब छुट्टी लेनी है चॉइस आपकी रहेगी, जो कि आपको अब तक फ्रीडम नहीं है। कब छुट्टी लेनी है वो चॉइस आपकी है। कितनी इनकम चाहिए चॉइस आपकी है। आपको कितनी इनकम चाहिए, जो भी चाहिए आप, चॉइस आपकी है। आप डिजाइन बनाओ। अब तो हमारा मार्केटिंग प्लान भी बहुत बढ़िया सा आ चुका है। 2 जून 2021 से तो अब हमें बस मजे ही मजे है। तो कितनी इनकम लेनी है वो भी तो आपकी चॉइस है। अगर आप खुश हो 10,000 से 10,000 के लिए काम करो, अगर आप खुश हो 25,000 के लिए 25,000 के लिए काम करो, अगर आपको 50,000 चाहिए 50,000 की डिजाइन बना के काम करो, 1 लाख चाहिए 1 लाख की डिजाइन पे काम करो। मैंने 10 लाख की डिजाइन पे बना के काम किया है। तो ये चॉइस आपकी है दोस्तों। कौन से एरिया में काम करना है चॉइस आपकी, किस एरिया में आपको काम करना है वो भी चॉइस आपकी है दोस्तों। राइट? कोई लिमिट नहीं है। कंट्री में कहा कौन सी कंट्री में काम करना है, अगर वेस्टीज अगर जिसकी किसी भी कंट्री के अंदर है वहां पर आपकी चॉइस है, जाकर के काम करो। आज हमारे बहुत सारे लीडर्स है यहाँ पर नेपाल के अंदर काम कर रहे हैं, उनकी चॉइस है। नेपाल के लोग इंडिया में काम कर रहे हैं, चॉइस इनकी है। आज घाना के अंदर लोग काम कर रहे हैं, दुबई के अंदर लोग काम कर रहे हैं। आने वाले टाइम में बांग्लादेश, सॉरी, थाईलैंड और फिलीपींस आ रहा है, अभी खुल रहा है। आपकी चॉइस। तो ये कौन से एरिया में कौन सी कंट्री में काम करना है वो आपकी चॉइस है दोस्तों। सो नेटवर्क मार्केटिंग लोगों का, लोगों द्वारा लोगों के लिए बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग से लोग डरते हैं। एक्चुअल नेटवर्क मार्केटिंग किसी को पता ही नहीं है कि किसे नेटवर्क कहते हैं, किसे मार्केटिंग कहते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग कैसे चलता है वो भी नहीं पता है लोगों को। राइट? समस्याएं अनेक, इलाज सरल और सिर्फ एक। ये आज देखिए, बड़ी बड़े जो न्यूज़पेपर है, आज बड़े बड़े अखबार है, वो लोगों ने भी बताया कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज कहां पहुंचने वाली है। आज डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार कहां जाने वाला है, आप देख लीजिए। राइट? मैं चाहूंगा दोस्तों, आप जहां पर भी बैठे हैं, इन 3 महानुभावों के लिए एक जोरदार तालियां, एक जोरदार क्लैपिंग जरूर कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे लोगों के ड्रीम को ट्रांसफॉर्म किया है रियलिटी के अंदर दोस्तों। हमारे गौतम बाली सर, हमारे दीपक सूद सर और हमारे वीर कन्वर सिंह जी सर। तो दोस्तों, इन लोगों के लिए एक जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आज इन लोगों ने हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। और विजेता बनने के लिए विजेताओं के साथ रहना सीखना और कार्य करना जरूरी है। आज बहुत सारे लोग सफल लोगों की संगत में नहीं रहते। अगर आपको विजेता बनना है तो विजेताओं की संगत में रहना पड़ेगा। राइट? और सीखना और कार्यरत रहना बहुत जरूरी है, कार्य करना बहुत जरूरी है। मैं बताया कि एक्शन प्लान के अंदर रिजल्ट है, सोचने में रिजल्ट नहीं है। ड्रीम तो बहुत सारे देख लोगे। एक भीख मंगे को भी पूछो गाड़ी चाहिए, बोलेगा हाँ चाहिए, बंगला चाहिए, बोलेगा हाँ चाहिए। बोला काम करने के लिए तैयार हो, बोला नहीं है, मैं यहाँ पर बैठा हूं अपना
वो लेकर के, वाटका लेकर के, कटोरा लेकर के। मेरा ये अच्छा है बिजनेस। मेहनत नहीं करनी है, बगैर मेहनत तो क्या आएगा दोस्तों, राइट। और हमें गर्व है कि हम भारत में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का इतिहास रचने वाली एक और रिकॉर्ड बिजनेस क्रिएट करने वाली एथिकल कंपनी के साथ कार्यरत है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। एथिकल कंपनी भी है और आज इंडिया के अंदर नंबर 1 पे है, और अगर बात करूं पूरे वर्ल्ड के अंदर तो टॉप 100 के अंदर भी हमारा 36 नंबर का रैंक है, यानी कि हम एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ हैं, राइट। अब बताते हैं कि वेस्टीज के एडवांटेज क्या है आपको। सो सबसे पहला, लो फाइनेंशियल रिस्क। रिस्क कहां पर रहता है? जहां पर पैसा लगता है वहां पर रिस्क रहता है। आपको यहां पर एक भी पैसा लगाना नहीं है तो रिस्क फैक्टर आपका 0 है। कुशल मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान जो आपका बनाया हुआ है हमारा वेस्टीज का, वो एकदम कुशल है और अभी और सरल कर दिया है। अभी तो और बहुत सारी महिलाओं के लिए इजी हो गया कैलकुलेशन। आज मैं कैलकुलेशन के लिए बैठा था, मेरी टीम के अंदर एक ही लेडीज थी, लेकिन वो 8% पे थी, लेकिन सबसे पहले वो कैलकुलेशन करके मेरे को बता देती थी पे आउट। मैं कैलकुलेशन पार्ट सिखा रहा था, वो लेडीज अभी तो 8% पे, उसको ठीक से मार्केटिंग प्लान पता नहीं है, लेकिन जिस तरह से मैंने सिखाया तो बाकी लीडरों के सामने वो सबसे पहले बना करके दे देती थी। मतलब इतना कुशल मार्केटिंग प्लान कर दिया है। विश्वस्तरीय उत्पाद। आज हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है वो विश्व के बेस्ट है। आय की स्थिरता और ग्रोथ। स्थिरता भी है, ग्रोथ भी है। अभी तो आप देख लो, एक लाइन से भी पैसा आता है। व्यापक प्रशिक्षण। व्यापक प्रशिक्षण है आपके पास। भारत की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और वर्ल्ड की 36 नंबर रैंक पर है हम, राइट। सो विश्व में हम लोग 36 रैंक पर है, और मुझे प्राउड है कि हम एक ऐसी टीम के साथ है जिसको हम बोलते हैं द वॉरियर्स। हम वॉरियर टीम के साथ है दोस्तों, और ये वेस्टीज की सबसे पहली, सबसे पुरानी और सबसे बड़ी और पावरफुल एजुकेशन सिस्टम के साथ आगे बढ़ने वाली एथिकल टीम है, और हम उस टीम का पार्ट है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ